नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे भारत के भूगोल को, पूरी इंडियन ज्योग्राफी को हम मात्र 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे, जिसका पहला पार्ट आप देख रहे हैं। तीनों पार्ट जो होंगे उनकी तीनों क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ तीनों क्लासेस के जो नोट्स रहेंगे उसके जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज मैंने इस तरीके से डिजाइन की है कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पैट हो, यूपी कांस्टेबल हो, आरओ एआरओ हो, बीईओ हो, सभी के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे यूपी पीसीएस 2023 को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सभी को मैंने पहले ही सूचित कर दिया है कि कल 24 अगस्त से शाम 7 बजे से एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत का जो मैप है आपने देखा होगा, या भारत की भौगोलिक आकृति के बारे में कहें तो ये आकृति से जुड़ा हुआ प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आकृति कैसी है भारत की? चतुष्कोणीय, और कभी कभी इसको पतंगाकार भी कह दिया जाता है। विषुवत रेखा के सापेक्ष अगर अक्षांशीय दृष्टि से अगर भारत की अवस्थिति देखें, ठीक है, विषुवत रेखा के सापेक्ष, जैसे यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, ये ग्लोब हो गया या पृथ्वी, ठीक है। अब इसमें से मैंने बीच में से एक लाइन खींची, ये अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसके सापेक्ष अगर देखें तो इंडिया की अवस्थिति कहां पे है? इसके ऊपर, यानी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इंडिया है आपका, और इंडिया अगर इस तरीके से देखें तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, और ये ऊपर की तरफ क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो भारत की स्थिति जो है अक्षांश रेखाएं, देखिए जो ऐसे बाएं से दाएं खींची जाती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब अगर देखें हम ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष यानी देशांतरी दृष्टि से देखें, फिर दोबारा से यहां पर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ये इस तरीके से देखें तो यहां पर आप पाएंगे कि इंडिया कहां था? इंडिया तो यहीं पे था। तो इस तरीके से हमने ग्लोब को या पृथ्वी को 2 भागों में बांटा। तो इनको हम किस तरीके से कहेंगे? ये ईस्ट होता है इधर पूर्व, और इधर होता है आपका वेस्ट यानी पश्चिम। तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया आपका, और ये इधर साइड में जो वेस्ट है ये कौन सा हो गया? ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो अगर हम देशांतरी दृष्टि से भारत की अवस्थिति के बारे में बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांशीय दृष्टि से अगर भारत की अवस्थिति के बारे में बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अक्षांशीय विस्तार का डिफरेंस कितना है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसका अंतर कितना है। तो इसमें से इसको आप घटा सकते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को आप घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। तो इसके अक्षांशीय विस्तार का ये क्या है? ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके बाद में भारत के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये पूर्व में अगर आप जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में वालांगू नामक स्थान जो है भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, तो गुजरात में सर क्रीक जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है। उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा कौल जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिसे आप पीओके के नाम से जानते हैं। तो पीओके में जो इंदिरा कौल पड़ता है वो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है। और दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इस इंदिरा पॉइंट को आप पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन पॉइंट भी इसको कहा जाता है, और लाहिचिंग पॉइंट भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, और कभी कभी यहाँ से बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे दक्षिणी बिंदु की हम बात कर रहे हैं, तो दक्षिणी बिंदु जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर बात की जाए मुख्य भूमि के दक्षिणी पॉइंट की, यानी अंडमान निकोबार कहाँ है? भारत का जो स्थलीय भाग है, यानी आप नीचे की तरफ ऐसे देखेंगे तो भारत का जो स्थलीय भाग है यहाँ तक है। अब अंडमान निकोबार ऐसे करके यहाँ पर जो है द्वीपों का समूह है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंदिरा कौल है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जिसकी मैं बात करूं दक्षिणतम बिंदु, तो वो यहाँ पे है, क्योंकि ये भी भारत का हिस्सा है भाई, भारत का यूनियन टेरिटरी है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि कहाँ तक है? यहाँ तक है, ठीक है। तो मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो केप कमोरिन, ठीक है, आप याद रखेंगे केप कमोरिन जो है भारत का स्थलीय रूप में मुख्य भूमि के आधार पर देखा जाए तो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है मुख्य भूमि का जो है
दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अब इसके बाद में अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ चुके हैं। देशांतरी विस्तार के बारे में बात करते हैं। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और जिस तरीके से हमने अक्षांशीय अंतर के बारे में बात करी, तो देशांतरी अंतर जो है वो 29 डिग्री 18 मिनट है। मतलब आप 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाएंगे तो आपको 29 डिग्री 18 मिनट मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी भारत का मैप है ऊपर से लेकर नीचे तक, नॉर्थ से साउथ यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल लंबाई है इंडिया की वो 3214 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है यानी इधर से इधर पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर। और कभी कभी जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है इसका अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें 281 किलोमीटर जो है इसका डिफरेंस है। एरिया बात करें, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। अगर पूरे विश्व के क्षेत्रफल के संबंध में इस क्षेत्रफल को देखें, भारत के क्षेत्रफल को, तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का यह 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया की जो रैंकिंग है सभी देशों में वो 7th है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व के 7 सबसे बड़े देश, इनको भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कंट्री रूस है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे कनाडा आता है, थर्ड नंबर पे चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर आपका इंडिया आता है। बात करें भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से हैं, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। राजस्थान के बाद में सेकेंड रैंकिंग पर आपका मध्य प्रदेश आता है, थर्ड रैंकिंग पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये कच्छ है जो कि गुजरात में है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, भारत का सबसे छोटा जिला अगर बात की जाए तो माहे, ये पांडिचेरी में है। ठीक है, 9 किलोमीटर स्क्वायर इसका केवल क्षेत्रफल है। और भारत के सबसे छोटे राज्य की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ठीक है, आगे कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे, ऐसे कुछ चैप्टर्स आएंगे जिनमें मैंने मैप्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, जो कि आप जैसे ही PDF आपको मिलेगी और जब इससे आप रिवीजन करेंगे या जब भी आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पढ़ने के बाद में, तो वो मैप जो है आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे, तो उनको भी आगे देखेंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कर्क रेखा से जुड़ा हुआ। कर्क रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। इन अक्षांश और देशांतर के बारे में डिटेल में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम इन अक्षांश देशांतर जो भी चीज़ें हैं इनको वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी NCERT में तो जैसे ही 6th क्लास पे आप स्टार्ट करेंगे तो 6th क्लास से ही ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो कर्क रेखा जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के नाम से जानते हैं, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। बात करें भारत के मानक समय के बारे में, तो मानक समय का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी ऐसे कोई कंट्री है अगर उसकी पूर्व से पश्चिम जो है चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि सब जगह पर जो टाइम है यानी जो निर्धारण होता है समय का निर्धारण, वो एक ही तरह से नहीं हो पाता। जैसे टाइम जोन वगैरह जो होते हैं, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर समय जोन जो है वो अलग अलग निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे कनाडा हो गया, रूस हो गया, इनमें एक से अधिक जो है समय जोन है। भारत में एक ही समय जोन है, और लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट यानी सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु, ये दोनों पॉइंट जो हैं यहाँ पर क्या होता है कि समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर भारत के सबसे पश्चिमी पॉइंट की बात करें, जैसे जो गुजरात में पड़ता है सरक्रीक, यहाँ पर जो सूर्योदय होता है ना, और इसकी कंपेयरिंग हम करें अरुणाचल का, जो सबसे अरुणाचल जैसे भारत के पूर्व में है और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में बात करें, वालांगू के बारे में, तो वहाँ पर सूर्य जो है यहाँ से यानी वेस्टर्न पॉइंट से 2 घंटे पहले आपको दिख जाता है। इसलिए अरुणाचल को कह सकते हैं उगते सूर्य का जो है स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, तो समय जोन की अगर बात करें, भारत का जो समय निर्धारित होता है वो एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। ये भारत का मानक समय है। और प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत की टाइम जोन जो लाइन है भारत की, ये कहाँ से गुजरती है, तो ये प्रयागराज के नैनी और कहीं कहीं पर ये मिर्ज़ापुर जो है इसका नाम दिया होता है। तो आप दोनों पॉइंट्स को याद रखें, ऑप्शन में देख लें आप, नैनी दे रखा है तो नैनी लगा दें, मिर्ज़ापुर दे रखा है तो मिर्ज़ापुर लगा दें। दोनों ऑप्शन जो है कभी कभी मिल जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो प्रयागराज में एक स्थान है नैनी और
या फिर आप मिर्ज़ापुर इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो नैनी मिर्ज़ापुर दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक और प्रश्न आता है कि जो पूर्वी 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो इंडिया में कहाँ कहाँ होकर के गुजरती है, किस किस स्टेट से गुजरती है। तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 स्टेट से होकर के ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, समय जोन जो है मानक समय भारत का, ये 5 स्टेट से होकर के गुजरता है। एक और क्वेश्चन, यानी जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ग्रीनविच माध्य समय जो होता है, इंडियन जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे रहता है, ठीक है। यानी ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय समय जो है उसमें लगभग 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग के समय में अंतर पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, लगभग 2 घंटे का समय पाया जाता है। लेकिन अगर उसको एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड का जो अंतर है भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु में जो है समय में लगभग 2 घंटे का ये डिफरेंस रहता है। टाइम जोन जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो इसको और डिस्कस और अच्छी तरीके से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में अगर जैसे आप जुड़ते हैं कल से तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं टाइम जोन वगैरह या फिर अक्षांश हो गए, देशांतर हो गए, पृथ्वी की गतियाँ, समय, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। भारत की सीमाओं के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर, क्योंकि आप वनडे एग्जाम की दृष्टि से खास करके बात करें तो पेट वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है कि जितनी आपकी सब्जेक्ट हैं उनको मैं 2 से 3 पार्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट को यहाँ पर जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद में हम फ्री होके एनसीईआरटी को ही फोकस करेंगे, ठीक है। यानी बड़े एग्जाम को ही देखेंगे, छोटे छोटे एग्जामों से निकल करके एक बड़े एग्जाम का टारगेट बनाएंगे। लगभग 1 साल तक हम लगातार मिल करके आप लोगों के साथ तैयारी करेंगे। तो भारत की सीमाएं जो हैं उनकी बात करते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई अगर बात करें, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,106.7 किलोमीटर, कहीं कहीं पर इसको 15,200 किलोमीटर जो है वो दिखा दिया जाता है। ज़्यादातर आप लोगों ने 15,200 किलोमीटर पढ़ा होगा, लेकिन अलग अलग जैसे देखा जाए तो ये मतलब एग्जैक्ट इसका जो देखा जाता है वो 15,106.7 किलोमीटर है। तो आप दोनों को ही याद रखें, कंसीडर करें, ऑप्शन में जो आता है वो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्थलीय सीमा का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी जो चीज़ें जैसे आपका ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, गुजरात से लेकर के इधर से और ऐसे करके, ये क्या है, ये सारा समुद्र से सटा हुआ एरिया है। और ऊपर वाला जो एरिया है राजस्थान वाजस्थान लेकर के जम्मू कश्मीर, और ये वाला ऊपर वाला मैप जो ज़्यादा ही खतरनाक बन गया है ना। तो ये जो पोर्शन है, जैसे यहाँ से देखेंगे आप, मैं उंगली से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है यहाँ तक का, ये जो है कैसा है, ये पूरी स्थलीय सीमा है, ठीक है। तो इसकी लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्थलीय सीमा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर और कहीं कहीं पर इसको 15,200 किलोमीटर रख दिया जाता है। 7 देशों से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो शेयर करता है इंडिया। वो 7 देश कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे नाम आप याद रखेंगे, नेपाल, भूटान, म्यांमार। और जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो मैप अपने साथ रखें, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो मैप में देखते चलें चीज़ों को, भारत की सीमा किस किस कंट्री से सटी हुई है। तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसके अलावा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 7 ऐसे कंट्री हैं जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 7 इंटरनेशनल बॉर्डर जो है यहाँ से शेयर होता है। अब इसमें से जो 3 कंट्री हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। प्राकृतिक सीमा का मतलब समझ रहे हैं, ये सीमा का निर्धारण किसी ने नहीं किया है, ये नेचुरल जो है बाउंड्री है। और बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कृत्रिम सीमा है जो कालांतर में हमारे द्वारा निर्धारित की गई हैं। एक काल्पनिक रेखा या कह सकते हैं काल्पनिक बॉर्डर लाइन जो है खींची गई हैं, वो 4 देशों के साथ हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनके साथ जो है नेचुरल बाउंड्री लाइन है। कुल मिलाकर के 7 इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब इसके बाद में भूटान, अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे भूटान है, तो भूटान से इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो है वो टच हैं, या भूटान कौन कौन से भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। तो असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में क्या कहा जाता था, पहले समय में इसको नेफा के नाम से जाना जाता था, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पॉइंट, ठीक है। तो भूटान किन किन स्टेट्स के साथ सीमा शेयर करता है, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसके बाद में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भारत के 4 स्टेट्स के साथ में जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, जैसे आपका पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और जम्मू कश्मीर, ठीक है। इन 4 स्टेट्स के साथ में पाकिस्तान जो है बाउंड्री शेयर करता है। और भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका 1947 में क्या हुआ था, निर्धारण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, चाइना की बात करते हैं। चाइना जो है ये 5 स्टेट्स के साथ, इंडिया के 5 राज्यों के साथ सीमाएं शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख, ठीक है।
चीन जो है इन 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। इसके बाद में नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और यूके यानी उत्तराखंड। तो नेपाल 5 स्टेट्स के साथ में सीमा शेयर करता है। इसके बाद में म्यांमार की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर 4 स्टेट्स के साथ में म्यांमार सीमा शेयर करता है। अफगानिस्तान केवल और केवल जम्मू कश्मीर के साथ में सीमा शेयर करता है और अफगानिस्तान भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड लाइन। ठीक है, 1896 में इसका निर्धारण हुआ था। बांग्लादेश की बात करें तो ये भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा शेयर करता है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय। ठीक है, एक यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? उसको जीरो लाइन कहा जाता है, याद रखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कहा जाता है। भारत की तटीय सीमा की अगर बात करें, तटीय सीमा मतलब जलीय सीमा। जलीय सीमा मतलब यहाँ से गुजरात पे से आप नंबर लगाइए ऐसे करके, यहाँ समुद्र तट है, समुद्र से सटा हुआ एरिया है ये इंडिया का, ये पूरा सी है। ठीक है, तो ये तटरेखा है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, जिस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है? भारत की तटरेखा है। इसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो तटरेखा जो है या जलीय सीमा जो है वो है भारत की 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। अगर इसमें द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी इस तरीके से ये जो है इसमें द्वीप हैं यहाँ पे, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गए ऐसे करके, तो इन द्वीपों को भी अगर इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो टोटल जो बनता है वो 7516.5 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा है। तटरेखा वाले स्टेट्स की संख्या कितनी है? भारत के कौन से या कितने राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा वाले राज्य हैं? तो 9 है इनकी संख्या और इनके नाम यहाँ पे आप देख लीजिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल और गोवा। ये जो स्टेट हैं ये कैसे स्टेट हैं? जो भारत के तटरेखा वाले राज्य हैं। और इसमें से भी प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला स्टेट इंडिया का कौन सा है? गुजरात है। इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1214.70 किलोमीटर। और सबसे छोटी तटरेखा वाला जो स्टेट है वो गोवा है। ठीक है, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमाओं की अगर बात करें तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? ये पाक स्ट्रेट इसको कहते हैं या पाक जल डमरू मध्य इसको कहते हैं। इंडोनेशिया को भारत से कौन अलग करता है? एक ग्रेट निकोबार चैनल है जो भारत और इंडिया को अलग करता है, भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। मालदीव और भारत को पृथक करता है कौन? 8 डिग्री चैनल। और म्यांमार और इंडिया को पृथक करता है कोको चैनल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में अंडमान निकोबार जो है उसको मुख्य भूमि से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो अलग करता है, क्योंकि अंडमान निकोबार और इंडिया की जो स्थलीय सीमा है उसके बीच में क्या पड़ता है? सी पड़ता है, समुद्र पड़ता है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उससे अंडमान निकोबार को अलग करने का कार्य कौन करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। इसको बैरन कहा जाता है। और यहीं पर जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है नारकोंडम। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप जो है ये 36 द्वीपों का समूह है और इसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्या है? मिनिकॉय है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अब इसमें भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। इसके अलावा यूपी सर्वाधिक 8 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। यूपी को स्पर्श करने वाले, टच करने वाले या घेरने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। भारत का जो भौगोलिक विभाजन है या भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको 5 भागों में बांटा जाता है जनरली। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालयी क्षेत्र पूरा आ जाता है, जम्मू कश्मीर और ये हिमालय का पूरा क्षेत्र है। उत्तर का विशाल मैदान, ये दूसरा भाग है इसका। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथा है भारतीय महान मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है वो आ जाता है। 5वें स्थान पर आ जाता है आपका तटीय मैदानी प्रदेश और 6वें स्थान पर आपके द्वीप समूह आ जाते हैं।
इन 6 भागों में भारत के भौतिक प्रदेश का विभाजन किया जाता है। वन बाय वन इन सभी के बारे में अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है ये नवीन वलित और युवा पर्वतमाला है, यानी वलित पर्वत का एक उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति की बात करें कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो कैन्योजोइक कल्प के टर्शरी काल में, ठीक है, टर्शरी काल में जो है इस पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी। और पूरे इस हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र जो है, इसके अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, ठीक है। अब इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को भी अलग अलग भागों में हम डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब वन बाय वन इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। चीज़ आपकी कोई नहीं छूटेगी, सभी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। और इसमें आप जानते हैं कि हाथ से लिखना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। तो इसका मूल्य समझिएगा। मूल्य समझने के लिए मतलब समझ रहे हैं, मूल्य समझने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। ये मेहनत है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो इस मेहनत का कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलना चाहिए। आप इसको पढ़ें, आप इसको रिवाइज़ करें, और आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल जो है रहे, ठीक है। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को या हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भी 4 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये सबसे इसका ऊपरी भाग है। उसके बाद में महान हिमालय, या इसको ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है आपका इससे नीचे महान हिमालय के दक्षिण का जो भाग है वो लघु हिमालय है, या इसको हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और सबसे निचला वाला जो पोर्शन है इसका वो शिवालिक हिमालय है, जिसे बाहरी हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वन बाय वन इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये जो है मैप मैंने यहाँ पर जो है ऐड किया है, ठीक है, एक बुक से लिया है मैंने, घटना चक्र जीएस दृष्टि की बुक से मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इससे आप इन सारी चीज़ों को समझते चलिएगा। यानी मैं आपको थ्योरी कराता चल रहा हूं, क्योंकि लैपटॉप नहीं है या डिजिटल बोर्ड होता है तो पूरे मैप को उस पर जगह शो किया जा सकता है, तो पूरा मैप यहाँ पे मैं एक बार में शो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो आप जो थ्योरी मैंने जिस तरीके से लिखी है तो उसको आप इसमें से देख करके क्या कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये जो है ये पूरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, या इसको हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। नीचे तक ये यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का जो पोर्शन है, ठीक है, ऐसे करके आप ये जो पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है कहा जाता है। और इसको 4 भागों में विभाजा जाता है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन, ये सबसे ऊपर वाला इसका जो पोर्शन है ये ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे वाला पोर्शन है ये जो किस में आता है, ये आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय, और सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ये पूरी जो है शिवालिक श्रेणी है। अब यहाँ से ये पहाड़ियाँ वगैरह जो इसके नाम दे रखे हैं, अलग से मैंने पहाड़ियों वाला पोर्शन जो है इसमें ऐड किया है, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, तो इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें उत्तर पूर्व राज्यों में जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है ना, उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये जो स्टेट हैं इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ठीक है। मैप में देखते हुए आप पढ़ें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मैं मोबाइल से आपको पढ़ाता हूँ, लैपटॉप से नहीं पढ़ाता हूँ या डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाता हूँ। तो एक साथ में इन सारी चीज़ों को मोबाइल पर एक जगह पर, मतलब एक ही बार में सारी चीज़ें विजिबल हो सकें, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे आगे चल करके उसका भी इंतजाम होगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो थ्योरी में आपको समझाता चल रहा हूँ, और जब आपके पास नोट्स पहुँच जाएँ, जब आपके पास ये पीडीएफ पहुँच जाए, जब पीडीएफ आपको मिल जाए, तो ये थ्योरी के साथ साथ में आपको जो मैप है ना उसमें देखते हुए पढ़ना है। और कोशिश ये कीजिएगा, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके साथ आप एक एटलस या जो एटलस वाली किताब आती है ना वो आप ज़रूर रखें, या मैप जो है वो अपने आसपास रखें, नक्शा लगा के रखें। भारत का राजनीतिक भौगोलिक जो भी मैप है उससे भी आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में इस तरीके से मैं चीज़ों को डिज़ाइन करने की कोशिश करूंगा कि बिल्कुल शून्य लेवल से आपको जो है चीज़ों को समझाता चलूं, और कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना, वहाँ पर मैं सारी चीज़ों को और क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का जो सबसे पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय, उसको देखते हैं। ये हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, और विशेष रूप से इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र में 4 श्रेणियाँ जो है पाई जाती हैं। कौन कौन सी, काराकोरम, ठीक है,
काराकोरम श्रेणी ये उच्च हिमालय की रीढ़ कही जाती है। इसी के अंतर्गत K2 जो है गार्डविन आस्टिन जिसको कहा जाता है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये चोटी जो है इस काराकोरम श्रेणी में ही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक हिडन पीक है, ब्रॉड पीक है। ठीक है, ये भी जो है चोटियाँ यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में है। लद्दाख श्रेणी इसके बाद में आती है। लद्दाख श्रेणी है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है आपकी कैलाश श्रेणी, और कैलाश श्रेणी से ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और चौथी है आपकी जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो ये 4 श्रेणियों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद में दूसरा पार्ट जो है आपका बृहद या महान हिमालय, इसको हिमालय पर्वत की रीढ़ कहा जाता है। इसका निर्माण हुआ था ओलिगोशीन युग में, और इसे हेमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हेमाद्री इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बृहद या महान हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इसी की वजह से जो है ये बर्फ से आच्छादित रहता है ये वाला पार्ट, और इस वजह से इसको हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री की या बृहद या महान हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं उनको देख लेते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको नेपाल में सागरमाथा या गौरीशंकर के नाम से जाना जाता है। चीन में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को याद रखेंगे। कंचनजंगा जो कि सिक्किम वाले पोर्शन में पड़ता है, ये भारत की दूसरी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू ये जो है नेपाल में पड़ता है, और धौलागिरी है ये भी नेपाल में पड़ता है। नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर पार्ट में पड़ता है। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। नंदा देवी ये भी जो है ये उत्तराखंड में है। तो ये सारी चोटियाँ जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ पड़ती हैं? ये वृहद या महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा राकापोशी एक श्रृंखला है, चोटी है राकापोशी। ये जो है लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। लद्दाख श्रृंखला जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आता है पर लघु हिमालय, या इसको मध्य हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय और लघु हिमालय को, क्योंकि ये महान हिमालय के बिल्कुल ठीक दक्षिण वाला पोर्शन है, तो महान हिमालय और लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है MCT जिसको कहते हैं उसके द्वारा ये अलग होते हैं। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है लगभग, और चौड़ाई इसकी 80 से 100 किलोमीटर तक है। ऊंचाई यानी इस पर जो हाईएस्ट जो उसकी चोटियां हैं वो 3700 मीटर से लेकर के 4200 मीटर तक हैं। ठीक है, ये किलोमीटर हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो बहुत ऊपर हो जाएगा, मीटर है इस जगह पे। पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा धौलाधार इसका पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, पीर पंजाल व धौलाधार जो है इसके पश्चिमी कह सकते हैं सीमा का विस्तार जो है इन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है। कायांतरित चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। इसकी जो ढालें हैं, मतलब इसकी जो ढलान है, नीचे वाला पोर्शन है, उस पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको मर्ग कहा जाता है। कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, इस पूरी श्रेणी के जो ढाल हैं इन पर घास के मैदान जो हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये क्या है? ढालों पर जो घास के मैदान है, ये उनके नाम है। उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है? इनको बुग्याल या बयार कहा जाता है। ठीक है, ढालों पर जो घास के मैदान है। यूके में इनको क्या कहा जाता है? बुग्याल या बयार कहा जाता है। इसके अलावा ये जो पूरा पोर्शन है, इसका जो निचला वाला भाग है, ढलान वाला जो भाग है, इस पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर दूर दूर से विदेशी पर्यटक जो हैं या देसी विदेशी पर्यटक जो हैं वो घूमने के लिए और प्रकृति का आनंद उठाने के लिए आते रहते हैं। जैसे शिमला हो गया, मसूरी, दार्जिलिंग, श्रीनगर, मंडी, ये सारे स्थान जो हैं इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है शिवालिक हिमालय या इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। ऊंचाई इसकी 900 से 1100 मीटर तक है। चौड़ाई इसकी 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये जो है इस पूरे कह सकते हैं उत्तर के पर्वतीय भाग की नवीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली जो घाटियां हैं वो यहाँ पे दून कहलाती हैं और द्वार के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे शिवालिक हिमालय कहाँ पड़ता है? लघु हिमालय का बिल्कुल ठीक दक्षिण वाला भाग जो है वो शिवालिक हिमालय है। और शिवालिक हिमालय को और लघु हिमालय को जो अलग करने वाली घाटियां हैं छोटी छोटी, उनको क्या कहा जाता है? दून। दून कहाँ पर कहा जाता है? जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, इन्हें दून कहा जाता है। इसके अलावा जैसे द्वार, तो द्वार के नाम से क्या प्रसिद्ध है? आपका हरिद्वार। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि लघु हिमालय को, शिवालिक हिमालय, जो दोनों पोर्शन हैं लघु और शिवालिक हिमालय के, इनको अलग करने वाली घाटियाँ इनको क्या कहते हैं? दून कहते हैं और द्वार कहते हैं। ठीक है, और इनके नाम से अलग अलग स्थान जो है वो काफ़ी जो स्थान है यहाँ पर बसे हुए हैं। इसके बाद में नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर अगर इस पूरे भाग का हम वर्गीकरण करें तो 4 भागों में कर सकते हैं। जैसे पंजाब हिमालय, मतलब हिमालय वाला ही चल रहा है पोर्शन पूरा भी, तो पंजाब हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर इनका हम 4 भागों में वर्गीकरण करते हैं। तो पंजाब हिमालय, यहाँ पर बहुत मतलब गहराई में आपको नहीं जाना है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वो समझते चलिए कि पंजाब हिमालय है तो ये किस
किस नदी के बीच का भाग है? तो सिंधु और सतलज नदियां जो हैं उनके बीच का जो पोर्शन है हिमालय का वो पंजाब हिमालय कहलाता है। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदियां जो हैं इनके बीच का जो भाग है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो पोर्शन है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। और तीस्ता और दिहांग नदी जो है इसके बीच का भाग जो है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे अरावली। ठीक है, अरावली जो श्रेणी है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन जगह पर अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसका निर्माण कौन से काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन एरा में इसका जो है निर्माण हुआ था। ये भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। और अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है। 1722 मीटर ऊंचाई इसकी है। और इसके अलावा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, पश्चिमी घाट या इसको सहयाद्री भी कहा जाता है, इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। विस्तार इसका गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है। ये भ्रंशोत्थ या जिसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं उसका उदाहरण है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुडी है, केरल में पड़ती है। 2695 इसकी जो है ऊंचाई है। सतपुड़ा श्रेणी ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है। उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर के दक्षिण में ताप्ती नदी तक ये फैली हुई है। ये दक्कन के पठार का एक भाग है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है, जो कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में हैं। कृष्णा और पेन्नरू नदियाँ जो हैं उनके बीच में ये जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों की बात की जाए तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का यह मिलन स्थल है, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट। पूर्वी पश्चिमी घाट मतलब जैसे ये भारत का मैप है, ये इसका जो पूर्वी घाट ये वाला पोर्शन है, पश्चिमी घाट ये वाला पोर्शन है। और ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन तमिलनाडु का है, आप जानते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी का नाम है दोदा बेटा, ये 2637 मीटर ऊँची है। ठीक है, ये मैप मैंने यहाँ पर एड ऑन किया है। इस मैप के द्वारा आप जो है जो भी श्रेणियाँ हैं भारत की विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनको आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे मैकाल श्रेणी है तो आप देखेंगे ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है मैकाल श्रेणी। ठीक है, गढ़जात पहाड़ियाँ जो हैं ये ओडिशा में हैं आपकी। रामगिरी की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे हैं? आपकी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। शेवराय पहाड़ियाँ ये आपकी जो हैं ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट जो है इनकी अवस्थिति है। कार्डामम पहाड़ियाँ, ठीक है, इलायची पहाड़ियों के नाम से इनको जाना जाता है। कार्डामम इलायची पहाड़ियाँ ये केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जो है इनकी अवस्थिति है। महादेव पहाड़ियाँ जो हैं ये आपकी पड़ती हैं मध्य प्रदेश में, बिल्कुल बीचों बीच में आपको दिखाई दे रही है, एमपी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये भाग है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है इनकी अवस्थिति। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये और भी बहुत सारी जो है चोटियाँ हैं। ठीक है, इन चोटियों को आप देख लीजिएगा यहाँ से अलग अलग, क्योंकि इसमें से आप आसानी से इसका निर्धारण कर सकते हैं कौन सी चोटी कहाँ पे है। तो जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनको भी देख लीजिए। और अब की बार जो मैंने पीडीएफ बनाई है थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने लिखा है, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है, आप जानते हैं। तो इस वजह से राइटिंग थोड़ी सी इस बार आपकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं है, और लेकिन मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ पा रहे होंगे जो जो चीज़ें लिख रही हैं। कुल्लू घाटी जो पड़ती है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और धौलाधार और पीर पंजाल के ये बीच में पड़ती है। ठीक है, नीलांग घाटी ये उत्तराखंड में, ये भारत चीन की जो सीमा है उसके पास है। मरखा घाटी ये लद्दाख में है। इसके अलावा अगर देखें आपका सांगला घाटी ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। यूथांग घाटी ये सिक्किम में है। यूथांग घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है, जो पासेस हैं इंडिया के, उनको देख लेते हैं। इसका भी मैंने एक मैप जो है वो एड ऑन कर दिया है, वो आप बाद में देखिएगा उसको। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। मुलिंगला, नीति दर्रा, कोंगरी दर्रा, रालाम दर्रा, सिरला दर्रा, नामा हो गया, लिपू लेक हो गया, माना हो गया, ये सारे दर्रे जो हैं उत्तराखंड के हैं। इसमें से सारे नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी जैसे लिपू लेक काफ़ी बार पूछा गया है, नीति दर्रा काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ विशेष ही नाम ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं विशेष रूप से, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीर पंजाल
और इसके अलावा बनिहाल, ये दोनों दर्रे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रा थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर के जाता है, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बड़ा लाचा दर्रा, भाबा दर्रा, शिप किला, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। शिमला से तिब्बत का मार्ग जो है वो इसी से होकर के जाता है। मणिरंग हो गया, पारंगला हो गया, यांगजी दीवान, ठीक है, ये भारत का सबसे कह सकते हैं ऊंचा दर्रा है। रोहतांग, ठीक है, ये जो हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इसके अलावा लद्दाख देख लेते हैं। लद्दाख के जैसे खारदुंगला दर्रा हो गया आपका, चांगला हो गया, काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया। जोजिला इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीनगर से लेह का जो मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर के जाता है, ठीक है। तो ये लद्दाख के दर्रे हो गए। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें से ला दर्रा, बोमडिला, यांगयाफ, दिफू और पांगसाट, ठीक है। दिफू इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे मैप ऐड ऑन कर दिया है। यहाँ से आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे जो दर्रे हैं इनको आप फिगर आउट कर सकते हैं, पॉइंट आउट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। भारत के प्रमुख हिमनदों की बात करें तो ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम स्टडी है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो ट्रांस हिमालय की काराकोर स्टडी में कौन कौन से ग्लेशियर जो हैं वो पाए जाते हैं, हिमनद जो है पाए जाते हैं। तो सियाचिन हो गया, हिस्पार हो गया, बियाफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खोर्दोजीन, ससाइनी, ये सारे जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं आपके, ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम स्टडी में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में उत्तराखंड के हिमनदों की अगर बात करें, उत्तराखंड में कौन कौन से हिमनद हैं, तो चौराबाड़ी, मिलाम और गंगोत्री, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर भी मैप ऐड ऑन किया है, आपका यहाँ से देख सकते हैं आप। जो लद्दाख वाला क्षेत्र है जैसे बाल्टोरो हो गया, सियाचिन हो गया, है ना, द्रांगदोम हो गया, जम्मू कश्मीर में ये बियाफो आपका हिस्पार हो गया, और यहाँ से ये यूके वाला पोर्शन है। यूके में आप देखेंगे मिलाम हो गया, पेंडारी हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, संतोपत हो गया, ये सारी हिमानी ग्लेशियर या हिमनद जो हैं ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पे आपका सिक्किम है, सिक्किम में आपका एक हिमनद है जेमू, ये आप याद रखेंगे तो मैप से आप आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा वाला पोर्शन, हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है वो पढ़ लिया है। इसके बाद में सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं जैसे सिंधु हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इनके द्वारा जो है जैसे नदियां जब बहती हैं, पहाड़ों से जब नदियां निकल करके आती हैं तो अपने साथ में जैसे बहुत लंबे मार्ग तय करते हुए वो नीचे की तरफ आती हैं बहते हुए। तो नदियां जब बह कर के नीचे की तरफ आती हैं तो अपने साथ में बहुत सारा अवसाद, धूल, मिट्टी, कंकड़ जो है वो सारी चीज़ें लेकर के आती हैं। तो जब भी जैसे मान लो बड़े बड़े शिलाखंड टूट करके आएंगे पहाड़ों से, कंकड़ पत्थर भी उसमें से आएंगे, तो जो भारी चीज़ें होंगी तो वो वहीं पर छूट जाएंगी, लेकिन जो छोटे छोटे कण हैं मिट्टी के या कह सकते हैं गाद है, अवसाद है, वो सारी चीज़ें दूर तक चली जाएंगी नदी के पानी के साथ साथ। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है ना, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो विशेष रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा पहाड़ों से बहा करके या जिस मार्ग से होकर के वो यात्रा कर रही हैं, नदियाँ जो बह रही हैं उनके साथ में जो मिट्टी या जो कीचड़ या गाद जो कि इसके जो अवशेष हैं वो बह करके आए हैं, उसके उस मिट्टी के द्वारा ही उत्तर के इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ये लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान के विस्तार की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, इन क्षेत्रों में जो है उत्तर का विशाल मैदान ये फैला हुआ है, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान में से जैसे अगर इसको 2 पोर्शंस में हम डिवाइड करें तो पश्चिमी भाग जो इसका जो पश्चिमी मैदान है इसको हम सिंधु सतलज का मैदान के नाम से भी जानते हैं, और पूर्वी मैदान जो है इसका विस्तार की अगर बात करें तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का उत्तरी पोर्शन, असम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इसमें जो है इसका पूर्वी मैदान फैला हुआ है, ठीक है। मैदानों में भी जो प्रदेश हैं, हम उत्तर के मैदानी भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैदानी भाग में भी जो अलग अलग कह सकते हैं प्रदेश हैं वो पाए जाते हैं, जैसे भांबर, तराई और जलोढ़, इन 3 भागों में इसको प्रमुख रूप से डिवाइड किया जाता है। तो भांबर क्या होता है? भांबर वह क्षेत्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं एक हल्का सा डायग्राम बना करके आपको समझाने का प्रयास करूँ। ये पहाड़ हैं, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है। अब नदी जब यहाँ से बह करके आएगी तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर, हिमखंड शिलाखंड वगैरह हैं वो यहाँ से पानी के साथ में कट कट के पहाड़ों से या मार्ग में जो भी कंकड़ पत्थर होंगे वो बह करके आएंगे, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें जो बड़े बड़े शिलाखंड हैं या बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं वो पानी के साथ बह करके आएंगे, तो जो पहाड़ों की तलहटी वाला हिस्सा होगा
अब बड़े बड़े भूखंड ज़्यादा लंबे दूर तक तो यात्रा कर नहीं सकते हैं पानी के साथ में भाई। मान लो कोई बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर हैं, तो वो ज़्यादा दूर तक पानी के साथ बह के नहीं जाएंगे। एक क्योंकि ऊपर ढलान वाला पोर्शन है, तो ढलान से जो है इन चीज़ों का उतरना आसान हो जाएगा, और ढलान से चीज़ों का उतरना आसान हो जाएगा तो जब वो एक कह सकते हैं समतल ज़मीन की तरफ जो चीज़ें आएंगी वहाँ से पहाड़ों की तरफ से, तो यहाँ पर जो है ये कंकड़ पत्थर वो यहीं पर जमा हो जाएंगे। ठीक है, आगे जाके एक ऐसा भाग आएगा जहाँ पर ये कंकड़ पत्थर जो है वो जमा हो जाएंगे। अब नदियों का पानी, जब बड़े बड़े शिलाखंड जमीन पर आ गए हैं तो पानी तो है वो कहीं से भी रास्ता जो है अपना बना लेता है, तो पानी जो है इस कंकड़ पत्थरों के नीचे होकर के बहता है। तो इस वाले भाग में जहाँ पर ये कंकड़ पत्थर हैं, बड़े बड़े शिलाखंड हैं, इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ विलुप्त होने का मतलब क्या है, नदी खत्म नहीं होती, इन शिलाखंडों के नीचे से पानी बहने लगता है। आपने कहीं कहीं पर देखा होगा जब किसी जगह पर बड़े बड़े पत्थर हों, जैसे कोई नदी बह रही है या किसी भी सोर्स से पानी आ रहा है और बीच में क्या है, पत्थर हैं बड़े बड़े, तो उस जगह पर आवागमन हो रहा है, लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े शिलाखंड हैं, भूखंड हैं, तो उसके नीचे होकर के पानी निकलता है। ठीक है, तो उस जगह पर देखने पर हमको जनरली ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नदी नहीं बह रही है, लेकिन आगे जाकर के उन्हीं शिलाखंडों के नीचे से एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर नदी फिर दोबारा से प्रकट होने लग जाती है, फिर दोबारा से नदी के दर्शन होने लग जाते हैं। तो ये जो कह सकते हैं पर्वतों की तलहटी वाला भाग होता है, जहाँ पर बड़े बड़े शिलाखंड, पत्थर, कंकड़ जो है वो लगे रहते हैं, नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। विशेष रूप से कंकड़ पत्थरों से बना हुआ यह स्थान होता है, इसको हम भांबर क्षेत्र कहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ भांबर क्षेत्र आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, भांबर क्षेत्र के बाद में जैसे नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो गई, अब आगे जाकर के एक ऐसा होता है, इसको और यहीं से ऐड ऑन कर देते हैं इसी में, जैसे पहाड़ थे, पहाड़ पे से ऊपर से बहुत सारे कंकड़ पत्थर पानी के साथ में बह कर के आए। अब ये कंकड़ पत्थर यहीं पे छूट गए। अब इसके बाद में क्या होगा, मिट्टी के छोटे छोटे कण होंगे ना, वो पानी के साथ में बह करके थोड़ा दूर तक चले जाएंगे, और जब शिलाखंडों वाली भूमि का अंत हो जाएगा तो उसके बाद में नदी फिर दोबारा से पानी जो है वो नदी का यहाँ पर हमको दिखने लग जाएगा। तो वो क्षेत्र होता है तराई का क्षेत्र, मतलब दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के महीन कण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, अवसाद जो हैं वो दिखाई देते हैं, गाद, और कह सकते हैं जैसे गाद वाला क्षेत्र होता है ना, गाद मतलब समझ रहे हैं, गाद का मतलब होता है दलदली एरिया जो होता है, पानी जो है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में होता है, नदियाँ फिर दोबारा से प्रकट होने लग जाती हैं। वो क्षेत्र जो होता है वो तराई का क्षेत्र होता है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी ठीक ठाक रहती है, तो ये तराई का क्षेत्र होता है। अब जलोढ़ जो होता है, जलोढ़ भाग, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। बांगर खादर का मतलब क्या है, इन दोनों को बढ़िया तरीके से समझिएगा। बांगर जो है ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो प्राचीन काल में नदियों के द्वारा निर्मित जो हुआ था, इसका निर्माण जो है प्राचीन काल में नदियों के द्वारा हुआ, और नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी की परतें यहाँ पर नदियों के पानी के द्वारा बिछा दी गई और उसी से जो है इन मैदानों का निर्माण हुआ। लेकिन वर्तमान समय में जब भी वर्षा होती है या नदियों में बाढ़ का पानी आता है तो वो इन स्थानों तक नहीं पहुँच पाता। मतलब यहाँ पर जो मिट्टी का जमाव है ना वो पुराने टाइम का है। बांगर की मैं बात कर रहा हूँ, निर्माण इसका नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है उसी की परत से हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ वर्षा और नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है, मिट्टी वही जमी हुई है जो पुरानी मिट्टी है। तो कहीं ना कहीं ये कृषि की दृष्टि से थोड़ा अनुपजाऊ क्षेत्र रहता है बांगर क्षेत्र जो होता है। बांगर को आप प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कह सकते हैं, खादर को आप नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कह सकते हैं। खादर क्षेत्र जो होता है ये मैदानों के निचले भाग हैं, और इनमें यानी खादर में और बांगर में फ़र्क क्या है कि बांगर जो है ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, और खादर जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष वर्षा का और नदियों का पानी पहुँच जाता है, तो मिट्टी जो है प्रतिवर्ष बदल दी जाती है। मतलब आज जो मिट्टी है फिर बारिश का मौसम जब आएगा, बरसात होगी, नदियों की बाढ़ का पानी आएगा, फिर दोबारा से यहाँ से पानी का जो है आवागमन होगा, तो पुरानी मिट्टी होगी वो बह जाएगी, और नदियाँ जब आएंगी, नदियों का पानी जब आएगा तो अपने साथ में नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो लेकर के आएगा, और फिर दोबारा से इस क्षेत्र में जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है उसका विस्तार इस पर हो जाएगा। तो जब मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है, उपजाऊ मिट्टी आती रहती है, तो कृषि के क्षेत्र से यहाँ पर जो है उपयुक्त दशाएं होती हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है ये, बिहार और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से ये पाया जाता है। ये चीज़ें आप यहाँ से समझ गए। डेल्टाई प्रदेश, डेल्टा किसको कहते हैं, डेल्टाई प्रदेश, इसको भी समझ लेते हैं। नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले, यानी नदियाँ ज़्यादातर नदियाँ जब होती हैं ऊपर से आती हैं पहाड़ी क्षेत्र से बहते हुए, तो समुद्र में जाकर के वो गिरती हैं। तो नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले जिस आकृति का निर्माण करती हैं उसको हम डेल्टा कहते हैं। और आपने सुना होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, हाँ ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा भी इसको कहा जाता है। ये भारत और बांग्लादेश में पड़ता है संयुक्त रूप से।
अब इसके बाद में भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में बात करते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, तो जैसे प्रायद्वीप एक शब्द आता है, प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है, वही आकृति जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो है जितना पोर्शन मैंने बताया, त्रिभुजाकार आकृति जो मैंने बनाई है, ये इसको प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसको संयुक्त रूप से हम प्रायद्वीपीय पठार कह देते हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग पठार हैं। स्टेट्स के हिसाब से, स्थान के हिसाब से पठारों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर समझने के लिए ये सारी चीज़ें मैप से आप समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये कर्नाटक का पठार है, ये महाराष्ट्र का पठार अलग से हो गया, ये बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है मालवा का पठार हो गया, ये बुंदेलखंड का पठार हो गया, ये छोटा नागपुर का पठार हो गया इधर। ठीक है। झारखंड बारखंड के साइड में ये मेघालय का पठार हो गया, छोटा सा पोर्शन यहाँ से देख रहे होंगे। ये जो है देखेंगे बुंदेलखंड के दक्षिण में ये बघेलखंड का पठार हो गया, ये दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र हो गया, और ये तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश में है, ये तेलंगाना का पठार हो गया। तो ये पूरा संयुक्त रूप से अगर इसको हम कहें, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जिसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। मतलब इन जितने भी पठारों के नाम लिखे हुए हैं, इन सारे पठारों को हम पृथक रूप से यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मालवा पठार को देखते हैं। मालवा पठार जो है, ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है इसके अंतर्गत आता है। इसका जो ढलान है वो उत्तर से पूर्व की ओर है, मतलब उत्तर की तरफ ये ऊंचा है, और पूर्व की तरफ जो है एक ऐसा है निचला है, थोड़ा दबा हुआ क्षेत्र है। ठीक है। और मालवा का पठार इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो पठार है, ये अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला पठार है। मतलब यहाँ पर मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। अवनालिका अपरदन जो है यहाँ पर विशेष रूप से पाया जाता है। चंबल नदी जो है अवनालिका अपरदन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। छोटा नागपुर का पठार इसको देखें, दक्षिणी बिहार और झारखंड में विस्तृत है। ज्वालामुखी जिसका जो निर्माण हुआ है, वो जैसे प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया से जब मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है दबाव के कारण, उसी लावे के जमाव से इस छोटे नागपुर के पठार का जो है निर्माण हुआ था। और विशेष रूप से जब इसका कह सकते हैं पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत सारे खनिजों का कह सकते हैं भंडार है, और जब ज्वालामुखी का कह सकते हैं फटना होता है, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, तो जो उसका लावा या मैग्मा होता है, उसमें बहुत सारे खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि छोटा नागपुर का जो पठार है, वो सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्रों में से एक माना जाता है भारत के अंदर। ठीक है। कर्नाटक का पठार ये सबसे प्राचीन पठार है। दंडकारण्य पठारी प्रदेश की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पूर्वी महाराष्ट्र जो है, इन क्षेत्रों में ये पड़ता है, और विशेष रूप से गोंड जनजाति के निवास के लिए जाना जाता है। तेलंगाना पठार की बात करें तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में ये है, और गोदावरी नदी इसको दो भागों में बांटती है। मेघालय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। ठीक है। और छोटा कह सकते हैं जो मेघालय का पठार है ना, छोटा नागपुर का ही एक भाग है, आंशिक भाग इसको बोल सकते हैं। इसको शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, और असम में इसको कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहा जाता है। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। दक्कन का पठार, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। दक्कन का जो पठार है, ये नर्मदा नदी के नीचे वाला पठारी प्रदेश है। इसका निर्माण जो हुआ था मेसोजोइक कल्प के क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। ज्वालामुखी उद्गार के लावा के प्रभाव से ही इस दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। दक्कन के पठार का विस्तार अगर देखें तो कर्नाटक में जो इसका विस्तार है दक्कन के पठार का, तो वहाँ पर इसको मैसूर का पठार कहा जाता है। दक्कन के पठार के गुजरात विस्तार को काठियावाड़ का पठार कहा जाता है। महाराष्ट्र विस्तार को मराठावाड़ का पठार कहा जाता है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में दक्कन के पठार का जो विस्तार है, इसको मालवा का पठार कहा जाता है। ठीक है। पूर्वी घाट देखते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार है महानदी की घाटी से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक। नीलगिरी पहाड़ियां मैं आपको बता चुका हूं, पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। पूर्वी घाट का विस्तार लगभग 1300 किलोमीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा में पड़ती है। और इसके अलावा पूर्वी घाट की और भी कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे नीलगिरी हो गई तमिलनाडु में, पालकोंडा व नलगुंडा ये आंध्र प्रदेश में है। नल्लामलाई की जो श्रेणियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, ये आंध्र प्रदेश में हैं, और शिवराय जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है। इसके बाद में पश्चिमी घाट पर आते हैं। उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर क्षेत्र में यह पश्चिमी घाट फैला हुआ है। आवागमन के लिए यहाँ 4 दर्रे हैं, उन 4 दर्रों के नाम देख लीजिए। बालघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई नासिक मार्ग जो है, मुंबई नासिक मार्ग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। भोरघाट ये भी महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में है। मुंबई और पुणे का मार्ग जो है उसके लिए जाना जाता है। पालघाट दर्रा ये केरला में है, और कोच्चि और कोयम्बटूर मार्ग जो है वो यहीं से होकर के जाता है। सिनकोट दर्रा ये त्रिवेंद्र और मदुरई के मार्ग का निर्माण करता है। ठीक है, भारतीय महान मरुस्थल अगला पार्ट, इसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। ज़्यादातर विस्तार इसका राजस्थान में है। अरावली के पश्चिम भाग में, अरावली से भारत पाकिस्तान की सीमा तक इसका विस्तार है। लगभग 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है टोटल। ठीक है, प्राचीन समय में इसके बारे में कहा जाता है टेथिस सागर यानी जो समुद्र है, कहीं भी ऐसा कहा जाता है कभी यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ और समुद्र का विस्तार था, और विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। यानी कह सकते हैं ये एक ऐसा मरुस्थल है विश्व का जहाँ पर कम से कम कुछ लोग निवास करते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व है यहाँ पर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग यहाँ पर 83 लोग जो है निवास करते हैं, या इसका जनघनत्व जो है वो 83 है, ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद में तटीय मैदानी प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। तटीय मैदानी प्रदेश, तट के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। तट का मतलब है ये जो पोर्शन है यहाँ से आपका, ठीक है, उतना ही मैंने बनाया है। ये जो पोर्शन है ये तटरेखा वाला स्थान है, यानी समुद्र तट से जुड़ा हुआ या लगा हुआ क्षेत्र। तो इसको अलग अलग तटों में हम बांट सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो ये ऊपर गुजरात है, ये राजस्थान है। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान का जो पोर्शन है इसको सम्मिलित रूप से काठियावाड़ तट कहा जाता है। अब यहाँ से आप देखेंगे महाराष्ट्र में मुंबई और गोवा तक का जो तट है वो कोंकण तट कहलाता है, और यहाँ से लेकर के और केरला तक आप आएंगे तो इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, अब इसके बाद में नीचे इधर देखेंगे, यहाँ से एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, तमिलनाडु, ये सम्मिलित रूप से ये पूरा जो यहाँ तक का जो भाग है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। पारादीप से लेकर के आपका ये विशाखापट्टनम तक का भाग जो है ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ठीक है, हल्दिया वाला जो क्षेत्र है ये उत्कल तट कहलाता है। तो ये तटों के नाम हैं। अब अलग अलग इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान समझ रहे हैं, ये जो है पूर्वी तटीय है। ठीक है, पूर्वी तट क्षेत्र है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये पश्चिमी है। ठीक है, तो पहले पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान ये कच्छ से लेकर के, जैसे मैंने बताया था गुजरात, तो गुजरात से लेकर के, गुजरात के कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है इसका विस्तार है। पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में ये संकरा है। पूर्वी तटीय मैदान जो है इसकी अपेक्षा में थोड़ा सा चौड़ा है, विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा थोड़ा सा संकरा है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से तट आते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका गुजरात, या जिसको हम काठियावाड़ का तट भी कहते हैं। ये कच्छ से सूरत तक फैला हुआ है। बाकी मैप में आप जब नोट्स मिल रहे हैं तो मैप में देखना है इस चीज़ों को, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएंगी। तो गुजरात और काठियावाड़ का तट है, ये कच्छ से सूरत तक है। सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन इस जगह पर होता है। रासायनिक बंदरगाहों के लिए फेमस है। मुंद्रा पोर्ट यानी निजी क्षेत्र का जो एक बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट, वो भी यहीं पर स्थित है, इसी तट पर। जामनगर जो भारत की सबसे बड़ी कह सकते हैं तेल शोधनशाला है, रिफाइनरी है, वो भी काठियावाड़ तट पर है। कांडला बंदरगाह वो भी यहीं पर है। ज्वारीय बंदरगाह इसको कहा जाता है। इसके अलावा मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। वर्तमान में इसका नाम जो है वो दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जो है कर दिया गया है। कोंकण तट है, ये आम उत्पादन का एक गांव है, यहाँ एल्फांसी गांव, वो यहाँ आम उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है। मुंबई बंदरगाह जो है इसी तट पर है। नावाशोवा बंदरगाह ये देश का पहला पूर्णतया यांत्रिकीकृत पोर्ट है। इसको जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सर्वाधिक कंटेनर की क्षमता रखने वाला पोर्ट भी आपका कोंकण तट है। ठीक है, यहीं पर पाए जाते हैं, मतलब सर्वाधिक कंटेनर की क्षमता वाले बंदरगाह जो है वो कोंकण तट पर ही पाए जाते हैं। मालाबार तट के बारे में बात करें तो गोवा से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, और मालाबार तट थोड़ा कटा फटा तट है, और जो कटा फटा तट होता है वहाँ पर झीलों का निर्माण हो जाता है, जिनको हम लैगून झीलें कहते हैं। लैगून झीलें सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती हैं। केरल में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है, और लैगून झीलों में अगर सबसे बड़ी कह सकते हैं केरल में सबसे बड़ी जो झील है वो वेम्बनाड है, और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है खारे पानी की वो चिल्का है। कोच्चि जो है इसको हम अरब सागर की रानी कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान देखते हैं, ये पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान को विशेष रूप से दो भागों में बांटते हैं। इसका उत्तरी भाग जो है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। दक्षिणी भाग जो है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। तो चलिए पहले कोरोमंडल तट के बारे में जानते हैं। ये कुमारी अंतरीप से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। ये कोरोमंडल तट जो है ताड़ के पेड़ के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, और
कोरोमंडल तट जो है माध्य समुद्र तल का निर्धारण भी कोरोमंडल तट के अंतर्गत जो चेन्नई का जो कह सकते हैं समुद्र तट आता है वहां से ही माध्य समुद्र तल का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लीजिए। भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह तूतीकोरिन है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है चेन्नई है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है। काकीनाडा तट देख लेते हैं। इसी तट पर काकीनाडा तट पर ही विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भारत का एकमात्र स्थल आबद्ध बंदरगाह है। ठीक है, इसे नहर के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जोड़ा गया है। आगे देखते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट जो है इस पर जो है ज्वारी बंदरगाह पाया जाता है कोलकाता में। उत्कल तट जो है ये पारादीप बंदरगाह के लिए फेमस है उड़ीसा। ठीक है, यहाँ से छत्तीसगढ़ की बेलाडीला जो खान है उनमें से जो लौह अयस्क निकाला जाता है उसका जापान को निर्यात जो किया जाता है वो उत्कल तट से ही किया जाता है। उड़ीसा का समुद्र तट ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति है। ओलिव रिडले इसके विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है और ये अमेरिका की जो है प्रजाति है। ठीक है, ओलिव रिडले जो है। द्वीप समूहों के बारे में बात करते हैं। कुल संख्या द्वीप समूहों की 247 है, जिसमें से 204 जो द्वीप हैं वो अकेले बंगाल की खाड़ी में है, शेष अरब सागर में है। अरब सागर में कौन कौन से द्वीप हैं उनको देख लीजिए। अलियावेट, खड़ियावेट, ये दोनों द्वीप हैं। ये नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर, मतलब मुहाना समझ रहे हैं, जहाँ नर्मदा और ताप्ती जिस जगह पर समुद्र में प्रवेश करती हैं, समुद्र में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी, ठीक है, वहाँ पर अलियावेट और खड़ियावेट नाम के द्वीप हैं। हेनरे, केनरे, सालसेट, ठीक है, सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है, ये भी अरब सागर के द्वीप के अंतर्गत आते हैं। मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है यहीं पर आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बेरन, नारकोंडम, नेगानी द्वीप, ये जो है कर्नाटक वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप कौन कौन से हैं? न्यू मूरे, ठीक है, न्यू मूरे जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, कांप मिट्टी से बना हुआ द्वीप है। गंगा सागर जो है ये हुगली नदी के किनारे है। मध्य अंडमान जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। रामेश्वरम जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा सेतु समुद्रम और कच्चातेबू द्वीप ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में अवस्थित इनकी है। श्रीहरिकोटा ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। श्रीहरिकोटा, और जनरली इसका आंसर जो आता है वो आंध्र प्रदेश ही आता है, लेकिन इसकी वास्तविक अवस्थिति तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ती है। हेयर द्वीप जो है तमिलनाडु के पास है। व्हीलर द्वीप या जिसको अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं लक्षद्वीप समूह 36 द्वीपों से ये बना हुआ है, 32 किलोमीटर में इसका फैलाव है और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसमें लगभग द्वीपों की संख्या लगभग 550 से ज़्यादा द्वीप हैं इसमें। ठीक है, 8,249 किलोमीटर स्क्वायर में इसका विस्तार है। 550 मैंने जो द्वीप बताया ना छोटे बड़े मिलाकर के, वो लगभग इसकी संख्या आती है। एग्जैक्ट संख्या आपको अंडमान निकोबार के द्वीपों की नहीं मिलती है, लगभग छोटे बड़े मिलाकर के 550 द्वीप हैं यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से जो जो परीक्षोपयोगी कह सकते हैं क्वेश्चन हो सकते हैं, कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये कहाँ पर मिलते हैं? ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मिलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST या फिर ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय जो है इसमें अंतर कितना है? 5.5 घंटे का। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किससे प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। पामीर की गांठ जो मैंने आपको जो कह सकते हैं ना उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र वाला जो मैप दिया है उसमें देखना आप, जो पीओके वाला हिस्सा है, पीओके वाले हिस्से के ऊपर एक आकृति बनी हुई है इस तरीके से, वो पामीर नॉट है। ठीक है, पामीर की गांठ जिसको कहा जाता है, ये किस क्षेत्र में पड़ती है? ट्रांस हिमालय। और मैंने आपको वहाँ पे बताया था ट्रांस हिमालय जो है ना उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। तो पामीर की गांठ जो है वो ट्रांस हिमालय में है। ठीक है, नीलगिरी व अन्नामलाई की जो पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा है। ब्लू माउंटेन किसको कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को। भारत को समुद्री सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त क्षेत्र कौन सा है? आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, यानी भारत जो है जहां उसकी तटरेखा समाप्त होती है वहां से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वहां पर अगर कोई भी कार्य किया जाएगा उससे टैक्स वसूली का अधिकार जो है वो भारत का है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से देखेंगे चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघलने से कौन सी झील का निर्माण हुआ है? गांधी सरोवर। डंकन पास ये किस किस के बीच में है? लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में है। कोको चैनल ये कोको द्वीप
जो कि म्यांमार में है, और उत्तरी अंडमान, इन दोनों के बीच में कोको चैनल है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप कमोरिन, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक है। नीलगिरी व अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में पालघाट दर्रा है। देवताल झील से संबंधित दर्रा कौन सा है? माना दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है। अन्नामलाई की पहाड़ियां जो हैं वो कहाँ पर हैं? ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं। टोडा जनजाति कहाँ पर रहती है? नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। पारसनाथ पहाड़ी, ये झारखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है 1988 में इसको विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा संरक्षण दिया था। और इसके अलावा कंचनजंगा को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की दृष्टि से संरक्षण दिया गया था 2016 में। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। 1984 में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। इसके अलावा 2 बार एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला कौन सी है? संतोष यादव। साइलेंट वैली किसको कहा जाता है? केरल। ठीक है। साइलेंट वैली के निकट ही पत्थर कडावू जल विद्युत परियोजना जो है ये भी है। ठीक है, केरल में। तो ये हो गया आज का सेशन। ये पहला पार्ट था इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें हमने काफ़ी पोर्शन जो है इंडियन ज्योग्राफी का वो कवर किया है। इसके बाद में दूसरा पोर्शन आपको जो है 1-2 दिन में मिल जाएगा, और मतलब कह सकते हैं 4-5 दिन के अंतर्गत आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, और अपना जो भी नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक रहता है वन टाइम में मैंने यहाँ पे बैठ करके जो है वीडियो बनाया है आपके लिए, और नोट्स लगातार मैं बना ही रहा हूँ आपके लिए, तैयार कर ही रहा हूँ। और NCERT आपको बता ही दिया है मैंने, वो मैंने कल से स्टार्ट करनी है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। UP PCS 2023 के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लगभग जो भी मटेरियल होगा PCS 2023 के लिए वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स यहाँ से मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।